हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। इसी सर्किट चैप्टर हमारे चलता पार्ट 2 हम देख रहे हैं, जिसमें टॉपिक हमारा चलता कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स वाला। सी हमने देखा था पहले, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स है। कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स को हमने ऑलरेडी बोला था कि हम किससे नोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब जैसे दिया है टेक्स्ट बुक में हमारे करंट थ्रू, चलो एसी सोर्स का अगर ईएमआई दिया है वोल्टेज में, तो क्या रहेगा? सबको पता है हमें क्या रहता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट, यही है। मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे। क्लियर है क्या? अगर कैपेसिटर वोल्टेज के थ्रू करंट होता है, ठीक है, तो इसमें पाई बाय 2 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इधर आ जाता है आई, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, मतलब आई आ गया। क्लियर है क्या? इसके साथ E नॉट की जगह पे आ जाएगा आई नॉट साइन, और इधर ओमेगा टी प्लस ओमेगा। ठीक है क्या? अब ये फार्मूला बनता किसके लिए, तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। कैपेसिटर करंट को अगर 90 डिग्री से, मतलब पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है, क्लियर है? पाई बाय 2 मतलब 180 बाय 2, 180 बाय 2 मतलब 90। ठीक है, अगर 90 से लीड करता है तो ये फार्मूला क्लियर है, याद रहेगा अगर कभी भी लगा तुमको तो उसमें। क्लियर है? उसके बाद अगर उसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर, देखो एक साथ ही बता रहा हूं मैं तुम्हें सारे टर्म्स। ठीक है, अगर इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय कैपिटल आर। बरोबर है क्या? अगर इसको एसी सोर्स माने तो, एसी सोर्स के थ्रू अगर करने तो क्या होगा? एसी कैपेसिटर के केस में क्या होगा, चलो ये बताओ। एसी सोर्स जानते हो, एसी कैपेसिटर के सोर्स में कुछ नहीं होगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, ये आई नॉट था इज इक्वल्स टू ई नॉट था। ठीक है, अपन आर छोड़ दो, इसको ई नॉट दे दो। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या बोला था, एसी कैपेसिटर के इसमें अगर लिख रहा हूं, केस में लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? इसके साथ में बस कूलम वाला जोड़ेगा अपना सी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है क्या? क्या फंसा यहां से, आर चला गया यहां से। क्लियर है क्या? ओके, और अगर इसको ओम्स लॉ जैसा लिखा जाए ऐसा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आर था, ठीक है, ई नॉट है, क्या हो जाएगा? आई नॉट इज इक्वल्स टू, हो गया क्या बेटा? छोड़ दो उसको, ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अभी कौन है फ्रॉड वाला, कौन क्लियर? देखो अब हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, तो अगर ये 1 अपॉन ओमेगा सी है, ठीक है, मतलब क्या है, कैपेसिटर का इफेक्टिव बिहेव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इफेक्टिव बिहेव, कि वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कर रहा है। क्लियर है क्या? अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, Xc is equals to 1 upon ओमेगा सी। क्या हो जाता है? Xc is equals to 1 upon, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, ये हमें पता है ओमेगा is equals to 2 pi f, ये देखा था हमने लास्ट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, 1 upon Xc is equals to 1 upon 2 pi fc। सी आएगा क्या वापस, बड़ा कूलम का। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स का काम क्या है, फंक्शन को Xc को क्या करना, प्योरली कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स अगर है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो क्या करता है, Xc करंट को लिमिट करता है, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स को लिमिट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टेंस काम करता है। दोनों में कुछ फर्क रहा है, ठीक है। और अगर कैपेसिटिव रिएक्शन ज्यादा है तो करंट कम होगा। क्लियर, मतलब कि रेजिस्टेंस की तरह एग्जैक्टली काम करेगा, तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद रहेगा, दोनों सेम है। ठीक है, और अगर Xc कम हो तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, इतना इसका इतना ही बिहेवियर है, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Xc is directly inversely proportional to frequency। बोल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़े तो Xc का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़े तो फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है क्या? अब कैपेसिटेंस केस में यही फार्मूला क्या हो जाता है, Xc is inversely proportional to 1 upon C। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़े तो Xc कम, और Xc कम हो तो कैपेसिटिव बढ़ेगा। ठीक है,
अब डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है तो इन्फिनिटी फॉर्म आता है। क्या होता है, कैसे आएगा देखो, अगर मैं ये फार्मूला पकड़ूं, ठीक है, और मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी जीरो, बरोबर है, तो ये एक्सी था मेरा, इज इक्वल टू डायरेक्ट करंट डीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डीसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है देखो, 1 अपॉन 2 पाई एफ के क्या आ जाएगा, 0 अपॉन सी, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। क्लियर है क्या, ये हमने देखते हैं। तो कैपेसिटर को डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, और ओपन सर्किट जैसे बिहेव करता है। क्लियर है क्या, कंक्लूजन क्या मिलता है इन सबसे हमको, कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन करता है ऐसे सर्किट को। क्लियर है क्या, ऐसा यूनिट क्या है इसका, ओम है। क्लियर है, दिया है आपको। क्लियर है क्या, और करंट लीड कितने वोल्टेज से करता है, 90 डिग्री के। ठीक है क्या, इतना याद आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का डिफरेंस बिटवीन दिए है आपको, दिख रहा है, कंपैरिजन दिया है, उसको मार्क कर दो, वो आता है। ये सारी चीजें उसमें है जो हमने अभी बोली है, ठीक है। अब हम लिखते हैं डी इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज। ओके, क्लियर है क्या, अभी तक हमने सबको अलग अलग देखा है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा कि रेजिस्टर है, ठीक है, इसका अपोजिशन कौन है, आर लिख दो, ठीक है। इंडक्टर का अपोजिशन एक्सएल, फिर उसके बाद कौन है कैपेसिटर का एक्सी, ठीक है, अपोजिशन। अब इन तीनों को हमको सीरीज में देखने हैं, उसी को हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में हमें रेजिस्टेंस आर देखना है, ठीक है, उसके बाद में इंडक्टर एल देखना है और कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर सी देखना है, ठीक है क्या। तो एसी सोर्स में क्या बोला है कि ईएमएफ से अगर कनेक्ट किया बोलता है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या रहेगा, सेम करंट फ्लो होगा, किसमें से, रेजिस्टेंस में से, ठीक है, उसके बाद में इंडक्टर में से और कैपेसिटर में से। क्लियर है क्या, और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। क्या बोला मैंने, सेम करंट फ्लो होगा तीनों में और एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, फेज भी सेम रहेगा। अगर करंट सेम जा रहा है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो फेज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो करंट हमारा जो फॉर्मूला है वही हो जाएगा, क्या होगा, I नॉट इज इक्वल्स सॉरी I इज इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा टी। करेक्ट, ठीक है। अब वोल्टेज के अक्रॉस जा रहा है सारे कॉन्सेप्ट, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये लेता हूं मैं पहले रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर के लिए क्या होगा, मतलब वोल्टेज करंट के साथ इन फेज में है, ठीक है, तो ER इज इक्वल्स टू IR, बरोबर, और R ER इज इक्वल्स टू IR बोल सकता हूं क्या मैं, क्यों, क्योंकि सेम फेज में। फॉर B क्या होगा, इंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए इंडक्टर, L के लिए क्या होगा बताओ, EL। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री तक लीड करेगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री तक लीड कर रहा है, इधर देखना डायग्राम देखो, 90 डिग्री लीड कर रहा है तो EL इज इक्वल्स टू क्या होगा, EL इज इक्वल्स टू IXL हो जाएगा, ठीक है क्या, क्लियर है। उसके बाद थर्ड देखो C, कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। अब कैपेसिटर में एलसीआर सर्किट में 3 नंबर पे कौन आ रहा है, कैपेसिटर। वोल्टेज करंट से अगर 90 डिग्री लैग करता है, वहां पे लीड कर रहा था, अभी अगर लैग करेगा तो क्या होगा, EC इज इक्वल टू IXC, ठीक है क्या, किसके लिए, कैपेसिटेंस, C के लिए। क्लियर है, तीनों के अलग अलग फेज समझ में आ गए, ठीक है। सेम फेज में अगर रहे, सेम करंट के साथ में जाए, ठीक है, तो क्या होता है, क्लियर है। अब फेजर डायग्राम का कांसेप्ट अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वोल्टेज ER के साथ में करंट के डायरेक्शन में होता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाएगा अलोंग, क्लियर है। नेगेटिव होगा क्या, तो ये जो डायरेक्शन दिए तुमको नेगेटिव,
ओ ए का डायरेक्शन जो दिख रहा है उसके नीचे की फेजर डायग्राम देखो, ऊपर वाला लेते हैं अब, पहले फेजर डायग्राम देख लो समझ में आएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या? पेज नंबर 295 पे जो डायग्राम है नीचे फेजर डायग्राम दिख रही है। ओ इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है क्या। उसके बाद एक इंडक्टर वोल्टेज जो है ईएल वाई पे है, मतलब करंट से 90 डिग्री अहेड है, ऊपर जा रहा है ना। और कैपेसिटर वोल्टेज जो ईसी है वो करंट से 90 डिग्री बिहाइंड है, मतलब नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस है। क्लियर है क्या? ये सारी चीजें मिलके हमें क्या मिल रहा है, ओबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईएल देखो, ईएल ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हैं, बरोबर है क्या। और ईसी किस पे है? नेगेटिव वाई एक्सिस, बरोबर है। सो द नेट रिएक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, EL minus EC equals to ER I XL minus XC, क्या होगा? इंडक्टर माइनस कैपेसिटेंस, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, OB के साथ में, दिख रहा है क्या। अगर EL बड़ा हो गया मतलब क्या, I नॉट नहीं रहेगा, I के साथ दोनों आएंगे, I नॉट कब होता है वो भी होता है, ठीक है। EL अगर बड़ा है इसी से, मतलब सिस्टम क्या है, इंडक्टिव है, क्या है, इंडक्टिव। और अगर इसी बड़ा है EL से तो सिस्टम क्या है, कैपेसिटिव है। जो ज्यादा बड़ा रहेगा उसको उस सिस्टम का नाम देंगे, ठीक है। L बड़ा है मतलब इंडक्टिव, C बड़ा है मतलब कैपेसिटिव। क्लियर है क्या? अब आते हैं उसके ऊपर वाले पार्ट पे, टोटल वोल्टेज का जो फेजर सम दिया है, दिख रहा है क्या, ठीक है। क्या लिया है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, लिया है क्या, लिया है क्या, ओके इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू रिएक्टिव सम ऑफ, रूट में दी है वैल्यू, उसमें OA क्या है रे मेरा, देखो डायग्राम देखो, OA ER रेजिस्टिव वोल्टेज है, उसके बाद में OB क्या है मेरा, EL minus EC, मतलब क्या हो गया, नेट रिएक्टिव वोल्टेज क्या हुआ, नेट रिएक्टिव वोल्टेज। क्लियर है इतना, ठीक है। रिजल्शन डायगोनल क्या दिया है, ओके, तो ओके इज द रिजल्टेंट डायगोनल, ठीक है क्या। E0 तो डायगोनल के साथ ही करते हैं रूट वाले फॉर्म में, क्या होगा, ओके, अबे ये भी रेडी है क्या, ओके इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का, ठीक है क्या। चलो इसके नीचे नीचे देखो अभी क्या क्या दिया हुआ है तुमको, अगर वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू देखो क्या दी है, OA की वैल्यू क्या है, ER का स्क्वायर, राइट, ER का स्क्वायर प्लस OB की वैल्यू देखो, EL OB मतलब EL माइनस EC, बरोबर। इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब उनकी वैल्यूज हम पुट अप करेंगे अलग अलग इसमें, देखो अब एक जो हम निकाल रहे हैं करंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है क्या, ये I दोनों के साथ जाएगा, ठीक है। इफ I इज अ मल्टीप्ल सम तो I नॉट, ठीक है, क्लियर है क्या। तो क्या हो जाएगा, ER का I नॉट R का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, बोलो रे, नॉट ER का स्क्वायर नहीं होगा रे वो बेटा, E means what, I क्या बोलेंगे वो समझ नहीं। EMF के थ्रू लेके जाते हो ना अभी को, ठीक है। तो जिस पे अप्लाई होता है उसके साथ लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट R, इसका स्क्वायर प्लस इधर EL और EC का देखो डायग्राम पे, I नॉट XL, ये हो जाएगा I नॉट XL माइनस I नॉट XC, I नॉट XC, ठीक है क्या, दिख रहा है वहां पे, और इसका I होल नॉट स्क्वायर, नॉट नहीं दिया था मैंने, क्लियर है क्या, ठीक है। अब उधर भी वापस से अगर
ओके मींस क्या है, ई नॉट है क्या, दिख रहा है वहां पर, ठीक है। अगर मैं आई नॉट को बाहर ले रहा हूं तो क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, आई नॉट का भी स्क्वायर ही है सब में, तो बाहर आएगा रूट के, तो आई नॉट ही आएगा, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर बचेगा क्या स्क्वायर इसका, और आर का भी स्क्वायर बचेगा, ठीक है क्या। अगर मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ई नॉट माइनस आई नॉट, ठीक है, इधर क्या बचा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, क्लियर है। अब ये पूरे जो इक्वेशन को है ना हमने z फॉर्म में लिया हुआ है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ क्यों दिया है z पे बता सकते हैं, बताओ कोई तो बता दो, z means what, z means होता है, लिख लो आप, दिया नहीं है, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट क्या होता है, दिया कहाँ दिया है, वही उसके नीचे वाले पैराग्राफ में, उसके नीचे कौन सा पैराग्राफ दिख रहा है, ये वो इक्वेशन जहाँ पे है उसके नीचे वाले LCR circuit is called the हाँ ये दिया है, circuit इम्पीडेंस ऑफ circuit सर्किट नहीं लिख सकते उसके, जो सर्किट है उसका नाम नहीं, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर, इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू Z। z हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ, इसको अगर कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ के साथ में, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, v इज इक्वल्स टू आई आर, बोलता है कि नहीं, अगर इसको उसके साथ कंपेयर किया तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इनटू जेड, पूरा का पूरा तो आ रही आया था मेरा, बरोबर है क्या, अगर ये आई इनटू जेड आया या फिर आई नॉट इनटू जेड बोल सकते हो, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है इधर वाला, ठीक है, आई नॉट से अगर ई नॉट हो गया, उसके नीचे पे आई नॉट है, तो ये क्या बचेगा सिर्फ जेड, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये टर्म क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है, फाइनल मिल गया तुमको, ठीक है। R प्लस L प्लस C मिलकर एसी सर्किट को देते हैं, क्या देते हैं, टोटल अपोजिशन जो है, क्लियर है क्या, R मतलब क्या हो गया इसमें, एक्चुअल अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस, क्लियर, और रिएक्टेंस XL माइनस XC जो हम लेके आए वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अपोजिशन रहेगा, क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अपोजिशन, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद में एक आता है एडमिटेंस, क्या आता है, जिसको हम y से दिखाते थे, वो क्या रहता है, इसका रेसिप्रोकल रहता है, y इज इक्वल्स टू i अपॉन z, क्या रहेगा, 1 अपॉन z, क्या रहेगा, 1 upon Z। रेसिप्रोकल फॉर्म मिलता है, इंडिपेंडेंस का रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, एडमिटेंस, क्या होगा, ठीक है। अब दोनों की यूनिट है, देखो इंडिपेंडेंस का यूनिट ओम, क्या है, ठीक है, इसका है सिनेमस मतलब ओम का इनवर्स, क्या होता है, सिमेंस, हाँ सिमेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, दो रहता है ओम का इनवर्स, ठीक है, याद रहेगा क्या। अब इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन देखना है हमें, क्या देखना है, इंडिपेंडेंस का दिया है क्या, देखो जो चीजें है वो याद रहनी चाहिए, ट्रायंगल दिया है, इंडिपेंडेंस ट्रायंगल, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्किट दिया है, द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिपेंडेंस एसी दिख रहा है, ओम इनवर्स वाला सीमेंस लिखा है, दिख रहा है क्या, फेजर डायग्राम के ऊपर देखो, it can be defined as the ratio of RMS, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस इज सॉरी इंपेडेंस इज द रेशियो ऑफ आरएमएस, आरएमएस मतलब, ठीक है, सो इंपेडेंस इन द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज टू रूट मीन स्क्वायर करंट इन एसी सर्किट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, Z इज इक्वल्स टू वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस, ठीक है क्या, क्लियर है, याद रहेगा। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो उसको थोड़ा सा एक्सेलेरेट किया है उसने, दिख रहा है ये,
इधर देखो 3 पॉइंट है इम्पीडेंस ट्रायंगल के पहले। XL is equal to XC theta उसका क्या बोलना है समझ पाए हो? 0 है 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव फेज एंगल दिया है आपको, क्या दिया हुआ है? गट्स के थ्रू इससे एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है किससे? फेज डायग्राम से। क्या एलसीआर सर्किट में वोल्टेज है, क्या बोला उसने? वोल्टेज, ओके, एंड करंट सेम फेज में नहीं होती। क्या बात पता चलती है? एलसीआर करंट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं चलती नहीं होते। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, ब्लैंक्स में आ सकता है। वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है या लैग कर सकता है, बरोबर है? लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। अबाउट 90 लेस देन 90 वो डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग किस पे रहेगा? वो एक्सएल एंड एक्ससीसी किस पे डिपेंड रहेगा? का फार्मूला क्या हो जाएगा? फेज एंगल पे डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा फेज एंगल का फार्मूला? उसमें डिटेल में दिया है क्या? पहले मैं नाम देता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, फेजर डायग्राम में जैसा था उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो अभी। हर टॉपिक क्लियर कर दो, चलेगा? अब इसका फार्मूला क्या था वो देखना है हमें। ठीक है, अब देखो अपना फेजर डायग्राम, वो ये क्या था मेरा? रेजिस्टिव वोल्टेज था, था क्या? वो भी क्या था मेरा? XL minus XC EL minus EC नेट रिएक्टिव वोल्टेज था। और क्या दिया फेजर डायग्राम में? देखो नेट रिएक्टिव मतलब ये वही हो गया ना, I इक्वल्स टू XL माइनस XC। ठीक है, क्लियर है क्या? इतना याद रहेगा। E नो और ओके क्या था मेरा? टोटल रिजल्टेंट लिया था हमने इसको, मतलब टोटल वोल्टेज। तीनों नाम याद रहेंगे अभी। ठीक है, तो ट्रायंगल में जो उसके नीचे का कांसेप्ट है देखो, उसके नीचे क्या दिया देखो, इंडिपेंडेंस ट्रायंगल, उसमें काम आएगा ये वाला। ठीक है, अब याद देना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ट्रायंगल में क्या होगा? ट्रायंगल में क्या रहता है? tan इज इक्वल टू दो चीजें, कौन सी? नेट वाली अपॉन रेजिस्टिव वोल्टेज। ठीक है, वही था। क्लियर है क्या? वैल्यू पुट करो इसमें, क्या हो जाएगा? बोलो, ओबी की वैल्यू क्या है? आई नॉट आना चाहिए था, आई दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? दो आई है क्या वहां पे? चलता है। ठीक है, वैसे वो इनिशियली रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो तुमको नीचे भी आई नॉट लेना पड़ेगा अगर ऊपर ले रहे हो। ठीक है, तो एक ही इसमें ले लो या फिर एक ही टर्म के साथ चलो। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा? सेकंड का देखो क्या था? रेजिस्टिव वोल्टेज। रेजिस्टिव वोल्टेज मतलब क्या होता है हमारा? आई आर आ गया, चल गया क्या? ठीक है, अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गया तुम्हारा नॉट। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? XL by XC अपॉन आर। आर क्या है मेरा? R आर क्या है मेरा? ठीक है, अब इसके ऊपर में तीन चीजें दी गई है, दिख रहा है? अब अगर इसको मैं इधर कर दूं, tan को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स XL minus XC upon R. न्यूमेरिकल टर्म में आ सकता है या फिर यहाँ तक ही रहता है हमारा थ्योरेटिकल में। ठीक है, ऊपर वाले तो क्लियर है क्या? अब उसको अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में ले रहा हूँ, किसको? मतलब एसी करंट के फॉर्म में ले एलसीआर सर्किट को, तो इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा वो देखना है हमें। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है 3 से 4। ठीक है, एसी सर्किट एंड वोल्टेज के एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? एसी सर्किट एंड वोल्टेज के एक्सप्रेशन, एसी सर्किट डायरेक्ट लिखो, एसी सर्किट एंड वोल्टेज का क्या था? एक्सप्रेशन था, बरोबर? क्या हो जाएगा?
सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट Sin omega. ओमेगा टी जो रहेगा इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या है वो पता है, क्या है, Sin. पी रहता है एक्चुअल में, बट हम बोलते हैं, ठीक है, फाई सारा ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड होता है। बट ये ईएमएफ के चक्कर में क्या जगह इज इक्वल टू ई नॉट होगा क्या, होगा क्या, ये किसके बीच का है, अगर वोल्टेज करंट से फी या फिर साई फेज में है या फिर एंगल लीड करता है तो क्या आएगा, ये दो चीजें आएगी, क्लियर है क्या। अब 3 इंपॉर्टेंट केसेस दिए उसके नीचे दिख रही है, पहली जो केस है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सए, ओके, कौन सी केस है, रेजोनेंस कंडीशन है, कौन सी है, रेजोनेंस कंडीशन दी है वहां पे, लिखा है क्या, फाई इक्वल टू 0, यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन लिखा नहीं है, वहां पे लिख लेना, मैं भी मार्क कर दो अभी, रेजोनेंस कंडीशन आती है ये, ठीक है, कौन सी कंडीशन है वो, रेजोनेंस कंडीशन अगर मेरा tan फी अगर 0 हो गया है, ठीक है, तो 0 डिग्री आएगा, क्लियर है क्या, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ tan फी इक्वल्स टू 0, इधर क्या हो जाएगा मेरा, फी इक्वल्स टू 0 डिग्री, बराबर, क्लियर है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज करंट के बिल्कुल सेम फेज में होता है, किस फेज में होता है, सेम, तो इस सर्किट को हम नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्लियर है क्या, सो ये जो रेजोनेंस कंडीशन है इसको हम बोलते हैं Z इज इक्वल टू मिनिमम, क्या बोलते हैं, Z इज इक्वल टू मिनिमम, और करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्या बोलते हैं। करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब सेकंड देखो, एक्सएल जो है वो मोर देन एक्सी है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट, बिकॉज अगर तुम एक्सएल माइनस एक्सी करोगे, क्या, एक्सएल माइनस एक्स, सेकंड कंडीशन एक्सएल माइनस एक्सी, इसको अगर करने जा रहे हो क्या आना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि एक्सएल जो है वो एक्सी से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो फिर tan फी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा क्या, नेगेटिव रहेगा क्या, वो ऑलमोस्ट, तो फी अगर पॉजिटिव तो वोल्टेज जो है लीड करता है, क्या करता है, लीड, किसको लीड कर रहा है, करंट, करंट, ठीक है, तो इंडक्टेंस डोमिनेटिंग हो गया ये तो, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडक्टर डोमिनेटिंग, बिकॉज़ इंडक्टर क्या करता है, ऑलवेज करंट को स्लो करता है, बरोबर, ठीक है, तो इसीलिए करंट पीछे रह जाता है, ठीक है क्या। थर्ड केस देखो, XC इज ग्रेटर देन XL दिया है कैपेसिटिव सर्किट के लिए, दिख रहा है, मतलब XL माइनस XC इज लेस देन 0 हो गया, तो tan फी जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या, वोल्टेज लीड करंट बाय द नेगेटिव एंगल, यस, करेक्ट, इट मींस व्हाट, करंट एक्चुअली लीड करेगा क्या, करेगा या वोल्टेज करेगा, करंट एक्चुअली लीड करेगा लेकिन वोल्टेज को करेगा, किसको करेगा, वोल्टेज को तो इसको बोले हम कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग, क्योंकि कैपेसिटर में करंट का जो एंगल रहेगा, करंट से वोल्टेज जो रहेगा वो 90 डिग्री से आगे होगा, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव चलेगा, क्लियर है क्या। चलो उसके बाद का टॉपिक देखते हैं, देखो उसके बाद एक छोटा सा पैरा सा पे दिया हुआ है इंपेडेंस ट्रायंगल, ठीक है, इसमें देखो एलटीआर सर्किट में जैसे मैं डायग्राम में देख पा रहा हूँ यहाँ पे जैसे निकल रहा है, ठीक है, क्या बोला, एलटीआर सर्किट में 3 वोल्टेजेस होती है, कितनी होती है, 3, पहली ईआर, दूसरी ईएल और तीसरी ईसी, क्लियर है क्या। ईआर जो रहता है, ठीक है, वो आईआर का रहेगा, क्या रहेगा, रेजिस्टर वोल्टेज, ईआर किसका रहेगा, आईआर का रहेगा, ईएल किसका रहेगा, आईएक्सएल का, और बचेगा ईसी किसका रहेगा, आईएक्सी का, तो उसको हम कैपेसिटर वोल्टेज बोलते हैं आईएक्सी को, और इंडक्टर वोल्टेज आईएक्सएल को, क्लियर है। तो ये फेजर्स में रोटेटिंग वेक्टर्स रहेंगे हमारे, छोटे रहते हैं उसको वेक्टर से बोलते हैं, ठीक है, तो रोटेटिंग वेक्टर फेजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, जो वहां पे दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में, ठीक है। अब फेजर डायग्राम से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, वो ही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जिसे हम इंपेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपेडेंस, तो फेजर डायग्राम है उससे इसको कंपेयर करो, देखो उसका बेस ओए था, है क्या, तो बेस ओए जो है फेजर डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया गया है किससे, ओए बेस, ठीक है,
इसको किससे दिखाया है? ई आर और आई आर से। किससे दिखाया है? ER और रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंट ई आर इज इक्वल टू आई। क्लियर है क्या? मतलब क्या है? जो ओमिक रेजिस्टेंस है आर, ओमिक मतलब ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है क्या? वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। किसको करता है? horizontal positive x axis। क्योंकि वो उसी एक्सिस पे होता है। क्लियर है क्या? अब परपेंडिकुलर जो है वो क्या है मेरे पास? AK है। क्या है? ये मेरा परपेंडिकुलर है, राइट? 90 डिग्री दिख रहा है। क्लियर है क्या? अब ये क्या रहेगा? नेट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है? सॉरी, नेट रिएक्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? तो ये क्या हो जाएगा? IXL माइनस XC, ठीक है? मतलब IXC, बरोबर है क्या? और थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था अगर AL इज ग्रेटर देन XC है तो वो AK अपवर्ड रहेगा, ठीक है? और XC अगर बड़ा है तो AK डाउनवर्ड रहेगा। तो रिएक्टेंट डिफरेंस कौन शो कर रहा है? AK कर रहा है, राइट? क्या? उसके बाद डायगोनल जो है ओके, ये डायगोनल है मेरा। क्या है? डायगोनल, ठीक है क्या? अबे डायगोनल के लिए मैथमेटिकली अगर इक्वल कर देता हूं क्या आएगा? E नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z। क्या आएगा ये? Z क्या है मैंने तुमको ऑलरेडी बता दी। क्लियर है क्या? सो द डायगोनल्स इक्वल टू इम्पीडेंस Z बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसी से वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है हमारा, उसके थ्रू ये फार्मूला निकाला गया है z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और ब्रैकेट में कौन रहेंगे? xl माइनस x प्लस x हां वो तो रहेगा, प्लस तो रहता ही है, xl माइनस xc xl माइनस xc का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर मैं इन सबको डाल रहा हूं z इक्वल्स टू, तो रूट में आ गए ये बेचारे, ये r बचेगा, इसका क्या बचेगा? स्क्वायर लेंगे ना उसका r स्क्वायर हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा ये बताओ मुझे? xl माइनस xc, ठीक है? अब इसका x स्क्वायर है और इसका x स्क्वायर, ठीक है, दोनों के स्क्वायर आ गए। क्लियर है क्या? सो टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय RLC क्या बोलेंगे? टुगेदर दिस फॉर्म। क्या? क्लियर है? ये जो फॉर्म है किसका है? RLC जब एक साथ आते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है? उसके बाद उन्होंने पावर इन ओके उसको ये भी दिया है क्या? कुछ नहीं किया है। कितना ही दिया है ना? वो दिया है एक्सेल माइनस 6 एंगल है, ओके ये भी बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? वोल्टेज से करंट कितना लीड कर रहा है वो दिखाया गया है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था क्या? tan phi is equals to ये कौन है मेरा? क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर कौन है? AK है। अपॉन कौन आ जाएगा? बेस क्या है मेरा? OA OA सॉरी ठीक है? क्लियर है क्या? वैल्यूज पुट करने पे क्या मिलेगा मुझे? xl माइनस xc अपॉन r xl माइनस xc अपॉन r। क्लियर है? ये दिया है वहां पे। अब मीनिंग ऑफ फेज एंगल क्या हुआ? वो जो है हमारे फेज एंगल है, क्या है? बार-बार ले रहे, क्या है उसका? फेज एंगल, ठीक है? अगर एक्सल बड़ा होता है एक्सिस से तो वोल्टेज लीड करता है करंट पे, ठीक है? एक्सी बड़ा होता है एक्सल से तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है क्या? और करंट लीड करेगा। और एक्सल इक्वल टू एक्सी रहेगा तो क्या होगा? वोल्टेज एंड करंट एक फेज में रहेंगे, इन फेज रहेंगे, ठीक है क्या? क्लियर है? समझ गए? छोटे से डायग्राम से क्या बोला था उसमें? उसके बाद पावर इन एसी सर्किट दी है, ठीक है? ये सबको पता है कि पावर क्या डिफिनेशन क्या रहता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? सो फॉर डीसी सर्किट पावर इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? Since the AC circuit of the voltage current and the voltage at every instance of the power of an AC circuit at a given instant is the product of instantaneous voltage and instantaneous current, ठीक है? Instantaneous के लिए हम quickly action बोलते हैं, बरोबर है क्या? ठीक है? अब इसके बारे में हमें लिखना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर एसी सर्किट, जिसमें हमें पहला हुआ दिया है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? हमें इसमें क्या देखना है? जब एसी सोर्स एक प्योर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? क्लियर है क्या? अब जैसे वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? अगर वोल्टेज और करंट को सेम फेज में हम लेते हैं, इसमें सेम फेज मतलब दोनों साथ साथ इंक्रीज होंगे, सेम फेज में है तो अल्टरनेटली होंगे क्या? वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और डिक्रीज भी होंगे तो साथ साथ होंगे, ठीक है क्या? तो सबसे पहले हमारा जो प्योर फॉर्म है वो ले लेते हैं। क्या आएगा बताओ? E नॉट वाला E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t और I के लिए I is equals to I I naught not sin omega omega t।
पावर अगर आया रख दो वो बात ही चलती रहेगी। पावर का बेसिक फार्मूला क्या है मेरे लिए? बेसिक फार्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल्स टू मतलब कि P इज इक्वल्स टू आई ई इस कंडीशन, ठीक है? क्या होगा? या फिर ई आई भी बोल सकते हो, ई आई भी बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है क्या? अब वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या होगा? P कौन है मेरा? ये कौन है? E कौन है मेरा? ये है। नॉट साइन ओमेगा और टी इनटू I कौन है? sin ये है। ओमेगा टी। करो इधर क्या होगा? A naught I naught sin P P is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी इनटू I नॉट साइन ओमेगा टी। I naught sin omega t. ठीक है क्या? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया? E naught I naught sin square E omega नॉट t. कॉमन आ गया, ठीक है? I नॉट की जगह पे I नॉट आ गया, ठीक है? एक दोनों आ गए और ये कॉमन में ले सकते हैं साइन ओमेगा टी को और इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर omega t. ओमेगा टी। चलेगा क्या? डबल डबल लिखने से अच्छा साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर। क्लियर है क्या? सो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, क्या है ये? Instantaneous. क्लियर है? ओके। अब y एवरेज पावर, ये मेन कांसेप्ट है क्या? Y average. इसके लिए हमें डेरिवेशन दिया हुआ है जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है? जब एसी में अल्टरनेटिव करंट में वोल्टेज और करंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल में जाते हैं, क्या बोला है? जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल में अगर जाते हैं देन ओके। सो इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर का क्या होता है? एवरेज लेना जरूरी है। तो एवरेज लेने के लिए हमेशा वी आर गोइंग विद द इंटीग्रेशन कांसेप्ट, ठीक है क्या? तो पी एवरेज के साथ में जाते हैं हम, किसके साथ? P average. एवरेज के लिए ए भी लिख रहा हूं मैं, पावर मत पढ़ लेना इसको। 1 अपॉन n साइकिल इधर ले लो, इंटीग्रेशन में दे रहा हूं तो लिमिट रहेगा मेरा 0 टू t बिकॉज़ वी डिडंट नो, राइट? और ये p dt, p मींस पावर। क्लियर है क्या? टाइम लिया इसलिए dt लिया, क्लियर है? चलो अब सब्स्टिट्यूट करो उसकी वैल्यूज। p की वैल्यू क्या थी? O वो ऊपर लिखिए, p एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t 0 टू t, बोलो। E naught I naught e नॉट i नॉट sin Sin. square omega t. चलो इसको करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो। E नॉट I नॉट बाहर निकलेगा। Sin square omega t बचेगा. और फिजिक्स में एक आइडेंटिटी होती है, पता है क्या? किसको यूज करते हैं यहाँ पे? इफ वी आर यूजिंग, क्या था मेरा? 0 टू t था, बराबर है क्या? 1/2 बाहर निकलता है, पता है आपको? अगर मैं इसको डायरेक्ट sin स्क्वायर ओमेगा t कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ है? स्क्वायर ओमेगा t dt कर देता हूं। चलो बताओ। माइनस cos स्क्वायर रो 2 बाहर निकल जाते हैं। इसको डायरेक्ट मैं t/2 लिख सकता हूँ। t तो पता है कैसे यार 2 cos स्क्वायर बोल रहे बेटा, क्या बोला था? नहीं तो अगर स्क्वायर इंटीग्रेट कर, पहले स्क्वायर का होगा क्यूब हो पाए 3 हो जाएगा, फिर वो क्या बोला क्या बोला क्या बोला? sin क्यूब sin cube by ओमेगा टी बाय 3, उसके बाद cos का होगा उसके बाद अपॉन में, अपन में नहीं, फिर cos का करेंगे ना। इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ ही लिखना है। cos क्यूब ओमेगा टी बाय 3 cos क्यूब ओमेगा t/3। अब जब क्यूब रहता है क्या आगे आता है? तो 1/3 बाहर आ तो जाएगा। 1/3 इधर बाहर आया, ठीक है? और अपॉन 3 क्या हो जाएगा? उसी को पकड़ के 1/3 बाहर करो, ठीक है? ऐसे करोगे इंटीग्रेट। फिर उसमें लिमिट डालेंगे टी के जगह पे। फिजिक्स की आइडेंटिटी है ये जो लिखी है ना, ये क्या है? आइडेंटिटी ऑफ फिजिक्स, ये यूज होती है डायरेक्ट। क्या होती है?
इसको यूज करके करो, ये बोल रहा हूँ मैं, समझे? करो। तो वहाँ पे PAV 1/T और डायरेक्ट T/2 बचेगा फिर वहाँ पे डायरेक्ट T/2 सबसे पहले हम इनको बाहर लिख लेते हैं, आई नॉट ई नॉट को, ठीक है? E चलेगा क्या? यस ये क्या हो जाएगा? ई नॉट आई नॉट अपॉन टी अपॉन टी होगा, क्योंकि 1 के साथ थे। ब्रैकेट में क्या लिखा? sin square omega t dt. Now we can use this identity. Okay, sin square omega t dt कितना है? t/2 है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ omega t/2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फंडा बताओ? E naught I naught by T e naught I naught by t into T/2 T/2 टी कैंसिल होगा, dt कैंसिल होगा, क्या बचा फिर? E naught I naught by 2 तो e naught I naught by अगर 2 है तो 2 means we can say e naught upon root 2 into I naught upon root 2, root 2 into 2 root 2 is 2, क्लियर है? वही दिया है टेक्स्ट बुक में, क्लियर है क्या? सो देयरफॉर p एवरेज क्या आया मेरे पास? RMS into RMS रूट 2 वाला फार्मूला RMS का मैंने बताया, याद है? क्लियर है क्या? सो p एवरेज इज इक्वल्स टू e RMS into I RMS, क्लियर है क्या? समझ में आएगा पहला? सो p इज आल्सो क्या बोला है? अपैरेंट पावर, क्या बोला है? apparent power ठीक है, कैसे कन्वर्ट हुआ है? RMS वैल्यूज की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? RMS value RMS का था e नॉट अपॉन रूट 2, क्लियर है क्या? और I के लिए I नॉट अपॉन रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम टर्म आ रही I नॉट e नॉट अपॉन 2, क्लियर है क्या? सो फाइनल फार्मूला क्या मिला मेरे पास? P average equals to तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? पूरा जो भाग रूट दिया है उसमें उसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ? प्योर रेजिस्टेंस को अगर करंट एंड वोल्टेज में बिल्कुल सेम फेज में होते, किसमें होते हैं? same phase तो पावर का इंस्टेंटेनियस लेवल अप डाउन होता है, होता है क्या अप डाउन? तो दोनों माइनस प्लस कर रहे हैं, क्लियर है क्या? सो एवरेज पावर को हम क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्स से आधा ही रहेगा, ठीक है क्या? सो आरएमएस वैल्यूज यूज करके क्या पावर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पी एवरेज। अगर हमें कैसा वैसे करना है कैलकुलेट, तो हम बोलेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, फर्स्ट थिंग होगी, ठीक है? तो इसको अगर प्योर रेजिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, मतलब ही वी स्क्वायर अपॉन, T square by R समझा? याद रहेगा क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या? yeah चलो, दिया नहीं है इन्होंने, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिख रहा है? solution फार्मूला यूज करके निकालने के लिए एवरेज पावर एसोसिएट विद एन इंडक्टर देखना है।